आज हम उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि कैसे हम एक आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ ढूंढ सकते हैं। एंड गाइज, इस वीडियो सीरीज का यही मोटिव है, यही एजेंडा है, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आर्ग्यूमेंट को समझ लेना। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं फॉल्स डिलेमा। हमारे को पता है कि क्रिटिकल रीजनिंग में एक्सट्रीम ऑप्शंस हमें अवॉइड करने होते हैं। क्यों? क्योंकि यूजुअली वो हमारा जवाब नहीं होता। क्रिटिकल रीजनिंग में ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव रहने का मतलब हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और हर रोज की तरह आज भी हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग। आज हम उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि कैसे हम एक आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ ढूंढ सकते हैं। फ्लॉ का मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। आई नो दैट क्रिटिकल रीजनिंग एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है, इसीलिए ये छोटे छोटे बेसिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, इस वीडियो सीरीज का यही मोटिव है, यही एजेंडा है, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। क्योंकि एक बार आपको उसके कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस कर पाओगे आप इन वीडियोस में, तो आपके लिए ये इसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्री रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस एवरी डे, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको मिल जाएंगे ये सारे रिसोर्सेज। और अगर आपको कोई भी और सवाल है क्रिटिकल रीजनिंग या इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वन स्टॉप solution, then guys, be a part of our paid batch, because here you'll get all the mentorship and the resources, right guidance that you need to crack any law entrance examination. Now without further ado, let's hop on to the video for today. आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे questions के जवाब ढूंढेंगे जिसमें अगर आपको जो यूजुअली आपके दिमाग में रहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर, जैसा कि मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को हमें बिल्कुल एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। हमें पहले बेसिक्स समझने पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आर्ग्यूमेंट को समझ लेना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब पैसेज जो आपको दिया गया है क्रिटिकल रीजनिंग में, उसको अच्छे तरीके से समझना और फिर उसके बेसिस पर जो MCQ आपको दिए गए हैं उनके आंसर्स को ढूंढना। लेकिन इसमें होता क्या है कि बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में जो आपको आपके राइट आंसर से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपली बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग का सबसे मेन जो पर्पस है वो क्या है कि आप लोगों की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को गेज करना, जज करना। करेक्ट? लेकिन हम इस पर्टिकुलर आइडिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम बिजी हो जाते हैं हमारे आंसर को ढूंढने में, और बिना टाइम मैनेज करे ये पॉसिबल होता नहीं है, और हमें इसीलिए राइट स्ट्रैटेजी का पता ही नहीं चलता कि हमें इस सेक्शन के साथ करना क्या है। एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश तो हमें इंटिमिडेट करेगी ही, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, एक ही स्टेटमेंट को वो घुमा के आपसे ऑप्शन में पूछेंगे। इसीलिए आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे और इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं फॉल्स डिलेमा। फॉल्स डिलेमा का मतलब होता है आपको कभी कभी एक आर्ग्यूमेंट में वो दो ऐसे ऑप्शंस दे देगा जो बहुत ही ज्यादा आपको क्लोज लगेंगे या ओनली ऑप्शन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सेंटेंस पढ़ो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इट सेज इज either you are for us or you are against us। या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे अगेंस्ट हो, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वो एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है और उसमें दो ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं जो दोनों ही एक्सट्रीम है, ठीक है, हमारे को पता है कि क्रिटिकल रीजनिंग में एक्सट्रीम ऑप्शंस हमें अवॉइड करने होते हैं। क्यों? क्योंकि यूजुअली वो हमारा जवाब नहीं होते। लेकिन अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपको दो ऑप्शंस जो दिए गए हैं विद इन द सेम क्वेश्चन, इट्स सिंपली टू डिस्ट्रैक्ट यू। तो वो हो सकता है कि दो स्टेटमेंट, दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में आपसे बार बार पूछ ले, ताकि अगर आप एक को एलिमिनेट कर दो तो हो सकता है दूसरे को चूज कर लो, क्योंकि वो हमें बहुत क्लोजली रिलेटेड लगते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट से। करेक्ट? लेकिन हमने इस डिलेमा में फंसना नहीं है। वो आपसे क्या कर रहा है, इट्स द असेसर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने जो भी पैसेज अभी तक पढ़ा है वो आपको एक्चुअली में समझ में आया भी है या नहीं, और क्या उसके बेसिस पर आप सही जवाब ढूंढ पा रहे हो या नहीं। इसीलिए वो आपको फॉल्स डिलेमा में फंसाने की कोशिश करेगा।
ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड देगा, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों ही गलत हो। करेक्ट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इसको हम बोलते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर एविडेंस, नॉट इवन एविडेंस, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो जनरलाइज कर दे पूरे चीज को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है ऑल टीनेजर्स आर लेजी, राइट? हो सकता है पैसेज में उसने ये डायरेक्ट लाइन नहीं यूज करी हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टीनेजर के बारे में बात कर रहा हो जिसका नाम लेट्स से मुकेश है। ठीक है? मुकेश एक 17 ईयर ओल्ड टीनेजर है जो यूजुअली सोशल मीडिया यूज करता है, और उसी के बारे में से लेकर एक आर्ग्यूमेंट निकाला गया जिसमें लिखा गया कि सोशल मीडिया क्या है, हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है और वो हमारे जो यूथ है उसको लेजी बना रही है। करेक्ट? और फिर उसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करे गए। सपोज ये पूरा आर्ग्यूमेंट है, क्या इस पूरे आर्ग्यूमेंट में कहीं पर भी डायरेक्टली ये लिखा गया है कि सिर्फ टीनेजर्स लेजी होते हैं या सिर्फ टीनेजर्स पर ही इनका असर पड़ता है? अगर ये लाइन डायरेक्टली आपको नहीं दी गई है तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते। क्रिटिकल रीजनिंग में ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव रहने का मतलब उसी इंफॉर्मेशन को सच, उसी इंफॉर्मेशन को आधार मानना होता है, बेस मानना होता है, प्रीमाइस मानना होता है जो आपके आर्ग्यूमेंट में आपको दे दी गई है। हमें हमारा इंटेलेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब जो चीज़ें हमें बाहर ऑलरेडी पता है कि हो रही है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्रिटिकल रीजनिंग में। हमें सिंपली उसी इंफॉर्मेशन पे स्टिक रहना होता है जो हमें पैराग्राफ में दे दी गई है। तो हमें हेस्टी जनरलाइजेशंस नहीं करनी होती। जनरलाइजेशन मतलब जनरलाइज कर देना एक आइडिया को एक छोटे से सेंटेंस के बेसिस पर। Like this is when an argument makes a sweeping statement based on too small of a sample. कभी कभी इतना small sample होता है क्योंकि सिर्फ मुकेश के बारे में बात हो रही है, that's one teenager in the entire world. तो अगर हम सिर्फ टीनेजर लिख देंगे तो हमने क्या किया, हमने पूरे आइडिया को जनरलाइज कर दिया, राइट? कि सब टीनेजर्स क्या होते हैं, लेजी। ये हमने नहीं करना। अगर ऑप्शन में वो आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट देगा तो आप क्या करोगे, उसको एलिमिनेट करोगे। ठीक है? नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट में आपको एक चीज बता देगा विच विल लीड टू अनदर बट विदाउट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दैट क्लेम। वो लिखेगा आर्ग्यूमेंट में कुछ और, लेकिन व्हेन यू इवेंचुअली मूव टू द ऑप्शंस वो उस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा घुमा देगा। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर लिखा, हमारे पास ये, हमें ये पता है कि हमें जनरल असम्पशंस नहीं करनी, हमें जनरलाइजेशन नहीं करनी। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पर हमारे को हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट नहीं निकालना और एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल को चूज नहीं करना, राइट? तो अगर आर्ग्यूमेंट में आपको ऐसा कोई छोटा सा इंसिडेंस दिया गया है जहां पर वो क्या बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट सजेस्ट क्या कर रहा है, कोई ऐसी चीज विच विल लीड टू अनदर बट उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, क्या बोला उसने, विदाउट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दैट क्लेम, देन इट बिकम्स वेरी स्लिपरी फॉर यू। मतलब बहुत रिस्की हो जाता है उस ऑप्शन को चूज करना जिसके बारे में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अगेन आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव रहना है। जिस भी चीज का डायरेक्ट एविडेंस आपको मिल रहा है आर्ग्यूमेंट में, सिर्फ वही ऑप्शन आपने चूज करना है, ना कि उसके ऊपर या नीचे दी गई कोई भी और इंफॉर्मेशन। तो अगर हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर एमसीक्यू में आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि इसके बेसिस पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन हमने उसको अस्यूम नहीं करना अनलेस एंड अनटिल वी फाइंड एन एविडेंस इन द आर्ग्यूमेंट, वरना हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू the last concept and the most important concept in critical reasoning. और ये क्यों important है, क्योंकि हम इसमें confuse हो जाते हैं, interchange कर देते हैं, और ये usually words आपके साथ directly use भी करेगा वो question में। So understand this carefully. वो क्या बोल रहा है, correlation और causation में फर्क होता है। correlation अलग होता है, causation अलग होता है। समझते हैं इस वर्ड को। पहला क्या है हमारे पास, correlation, राइट? कोरिलेशन नाम से बड़ा लग रहा है बट बहुत ही इजी है। इसको अगर हम तोड़ दें तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है इस सेंटेंस का, वो क्या कह रहा है, रिलेशन। लेट्स हाईलाइट दिस टू अंडरस्टैंड बेटर। ये क्या कह रहा है, रिलेशन, करेक्ट? रिलेशन का मतलब क्या होता है, दो लोगों में रिलेशन, राइट? या दो चीजों में रिलेशन। ठीक है? और उसको हमने आगे क्या ऐड कर दिया, को,
कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब होता है डिपेंडेंस, दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। लेकिन कॉजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें आप देखोगे कॉज आ रहा है, विच मीन्स व्हेन वन थिंग कॉजेज द अदर। तो अगर दो स्टेटमेंट है और एक दूसरी का कारण बन रहा है, एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट का कारण बन रहा है, तो वो कॉजेशन होता है, ना कि कोरिलेशन। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस अगेन. There are many critical reasoning flaws that people fall victim to when trying to determine the cause of something. Two of the most common is causation and correlation. Correlation होता है, correlation is when two things are related, but it doesn't necessarily mean that one causes the other. एक चीज दूसरे को कॉज करे ये नहीं होता, रिलेटेड होती है बट वो एक दूसरे का क्या रीजन नहीं बनती, कॉज नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन आइसक्रीम सेल्स एंड शार्क अटैक्स। अगर आपके आर्ग्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, ठीक है, डज दिस मीन दैट आइसक्रीम कॉजेज शार्क अटैक्स? एब्सोल्युटली नॉट। रिलेशन तो हो सकता है उसने बता दिया हो आइसक्रीम और शार्क्स में, बट क्या इसका मतलब ये है हम मांग लेंगे कि आइसक्रीम खाने से क्या होता है, शार्क अटैक? नो, ऑफ कोर्स नॉट। बट कॉजेशन बिल्कुल अलग है, कॉजेशन बिल्कुल इसका कंप्लीटली ऑपोजिट, बिल्कुल भी सिमिलर आइडिया नहीं है, थोड़ा सा अलग है। कॉजेशन में वो क्या कह रहे हैं, इट इज व्हेन वन थिंग डायरेक्टली कॉजेज द अदर। एक चीज दूसरी चीज का कारण बन जाए तो वो कॉजेशन होता है। सो अगर कॉजेशन है, इन ऑर्डर फॉर कॉजेशन टू बी प्रेजेंट देयर मस्ट फर्स्ट बी अ कोरिलेशन। कोरिलेशन होने पर कॉजेशन होता है, लेकिन कॉजेशन होने पर हम अस्यूम नहीं करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर कॉजेशन है, अगर एक चीज दूसरी चीज को अफेक्ट कर रही है तो उसमें कोरिलेशन हुआ राइट। लेकिन कोरिलेशन हो जाने से या क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि कॉजेशन होगा ही होगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो दो चीज आपस में रिलेटेड हो, लेकिन अनलेस एंड अनटिल वन थिंग इज कॉजिंग द अनदर, डायरेक्टली कॉज कर रही है, तब तक हम इसको नहीं अस्यूम करेंगे, ठीक है। Let's say that you notice every time you eat an ice cream you get a headache. आपके लिए आइसक्रीम और हेडेक आपस में रिलेटेड है। कैसे? आइसक्रीम खाने से क्या होता है, हेडेक। तो ये क्या है, कॉजेशन। दिस इज व्हाट कॉजेशन मीन, कि आइसक्रीम खाने से मुझे हेडेक हुआ। करेक्ट? ऑलराइट, with this we come to the end of the video wherein we discussed the basics of critical reasoning. ये कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है जो आपको आपका फ्लॉ ढूंढने में, गलती ढूंढने में हेल्प करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में गलती क्यों ढूंढनी है हमको, कि आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ क्या है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हमारे सही आंसर से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्रिटिकल रीजनिंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्री रिसोर्सेज यू कैन फाइंड इट हियर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. This is the QR code. In the meantime, if you have any questions, feel free to reach out to me. These are my social media handles. Until then, keep practicing, take care of your health, all the very best, and I'll see you in the next video. Bye-bye.